तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग यूनिट 1 और आपका पूरा यूनिट 1 इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन लोग को रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग यूनिट 1 का नोट्स चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे आपको 15 रुपीज़ गूगल पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है और आपको वहीं पे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर की। और जो लोग चैनल पे नए हो वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन है, तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट यूनिट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका है रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, रूरल को डेवलपमेंट क्यों किया जाता है, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए और यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या क्या प्रोग्राम होते हैं और क्या क्या गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है उसके बारे में पढ़ना है। और यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपका है मनरेगा क्या होता है। जैसे कि यहाँ दिया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये आपका है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए स्कीम। और यहाँ देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना और यहाँ पे सुरक्षा बीमा योजना, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से और यहाँ से सोशल सिक्योरिटी, इन दोनों से जो भी गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है या फिर प्रोग्राम चलाई है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। अब यहाँ देखिए सबसे पहला क्वेश्चन रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, यानी कि ग्रामीण विकास क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रामीण विकास करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए यहाँ पे आपका होता है एरियाज यानी कि क्षेत्र। तो क्षेत्र होते हैं दो टाइप के, पहला आपका होता है अर्बन एरियाज और दूसरा आपका होता है रूरल एरियाज, यानी कि शहरी क्षेत्र और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र। शहरी क्षेत्र में ज़्यादा लोग एजुकेटेड होते हैं, स्किल्ड होते हैं और शहरी क्षेत्र में टेक्निकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है और यहाँ पे इंडस्ट्री भी अवेलेबल होती है। तो हमें शहरी क्षेत्र को छोड़ करके रूरल डेवलपमेंट क्यों करना है, इसके पीछे रीजन क्या है। देखिए रूरल को डेवलपमेंट करने के लिए कई रीजन आते हैं। पहला आपका है कि इंडिया का जो भी पॉपुलेशन है वह जो है ज़्यादा आती है रूरल पॉपुलेशन के अंदर, यानी कि इंडिया का 75% पॉपुलेशन कम्स अंडर दी रूरल एरियाज। जब यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आएगी यानी कि वह जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होगी, निर्भर होगी कृषि क्षेत्र पे। अब यहाँ देखिए 2016 के सर्वे के अनुसार पाया गया 68.84% इंडिया का पॉपुलेशन आता है रूरल पॉपुलेशन या फिर रूरल एरियाज के अंदर में आता है। अब यहाँ देखिए तो इन सभी को उस गरीबी से बाहर निकालने के लिए हमें रूरल का या फिर ग्रामीण का विकास करना होगा। अब यहाँ देखिए जब इंडिया का 75% यानी कि लार्ज पॉपुलेशन आएगा रूरल सेक्टर के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आएगा, यानी कि इंडिया का ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंट होगा किस पे, एग्रीकल्चर पे, कृषि पे, और इसी पे अपना जीवन याचिका करेगा, जीवन यापन करेगा। तो आप यहाँ लिखेंगे कि इंडिया के पूरे पॉपुलेशन का 2/3% पीपल डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, कृषि पे। तो इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा रूरल सेक्टर के एग्रीकल्चर सेक्टर में, ग्रामीण क्षेत्र के कृषि क्षेत्र में हमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ देखिए यहाँ पे अगला रीजन है कि हमें रूरल डेवलपमेंट करने के पीछे यहाँ पे अगला रीजन है कि यहाँ पे फैसिलिटी की कमी है, यानी कि जो भी गरीब लोग हैं उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, स्वास्थ्य की जो फैसिलिटीज है वो नहीं मिल पा रही है, स्वच्छता के लिए। तो इन सभी के लिए हमें रूरल डेवलपमेंट करना होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, तो आप लिखेंगे कि रूरल डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म होता है, यानी कि किसी एक सेक्टर को, किसी एक एरियाज को, एक सेक्टर को
डेवलपमेंट करना रूरल डेवलपमेंट नहीं होता है। रूरल डेवलपमेंट ये आपका ब्रॉड डेवलपमेंट होता है, यानी कि इसके अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि आपका हो गया लिटरेसी, यानी कि रूरल डेवलपमेंट में आपका हो गया कि आपको एजुकेशन भी देना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे देखिए क्रेडिट भी देना पड़ेगा, यानी कि पैसा भी देना पड़ेगा। किसके लिए? कृषि क्षेत्र के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए, सैनिटेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, इन सभी का डेवलपमेंट करना है। तो इन सभी को बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास यह जो है एक ब्रॉड डेवलपमेंट है, एक कंप्रीहेंसिव टर्म है, ठीक। और यहाँ देखिए, यहाँ पे जो लोग लैग कर गए हैं, यानी कि जो भी आते हैं पॉवर्टी बिलो लाइन, एक गरीबी रेखा के अंदर आते हैं, तो उन सभी को बाहर निकालना है, उनको डेवलप करना है। किसके द्वारा? रोजगार को प्रोवाइड करके, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सभी को प्रोवाइड करके उन सभी को बाहर निकालना है। तो आप इस सारा पॉइंट लिखेंगे उसमें। अब यहाँ देखिए, रूरल डेवलपमेंट करने के लिए हमें लैंड रिफॉर्म भी करना पड़ेगा, और चूंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए हमें रिसोर्स के प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा, बढ़ावा देना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा रिसोर्स हो, तभी यहाँ पे बैलेंस हो पाएगी, तभी भूखमरी नहीं होगा, सभी लोग को भोजन मिलेगा जब रिसोर्स की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसीलिए हमें लैंड रिफॉर्म भी करना पड़ेगा, भूमि सुधार भी करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, इसके साथ ही साथ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट, और यहाँ पे मार्केटिंग। और यहाँ देखिए, उसके साथ साथ जो भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, जैसे कि हमें गांव से रोड निकालना पड़ेगा, हाईवे निकालना पड़ेगा, ये सारा चीज़ हमें करना पड़ेगा, तभी एग्रीकल्चर सेक्टर का जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बिक्री होगा, ट्रेडिंग होगा। ये सारा चीज़ किसके द्वारा होगा? ट्रांसपोर्ट के द्वारा होगा। तो हमें इन सभी चीज़ों को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे, किसी एक पर्टिकुलर एरियाज को डेवलपमेंट करना रूरल डेवलपमेंट नहीं होता है। रूरल डेवलपमेंट यह एक कंप्रीहेंसिव टर्म है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिखेंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करके, सैनिटेशन, एजुकेशन, होम दे करके, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करके, मार्केट बनवा करके, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करके, और यहाँ देखिए क्रेडिट दे करके। अगर ये सारा फैसिलिटी एक रूरल सेक्टर में प्रोवाइड किया जाएगा तो आप देखेंगे ग्रामीण का विकास बहुत ही तेजी के साथ होगा। अब यहाँ देखिए, और यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है, क्योंकि प्रारंभ में, यहाँ देखिए, प्रारंभ में जब यहाँ पे सुधार हो रहा था 1991 से लेकर के 2012 के बीच में, तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया था इंडस्ट्री के ऊपर और यहाँ पे सर्विस सेक्टर के ऊपर, लेकिन एग्रीकल्चर के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया था। इसीलिए एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा डिसेंट्रलाइज हो गया, डिक्लाइन कर गया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि 1991 से लेकर के 2012 के बीच में एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया। और अगर आप यहाँ देखेंगे 2014 और 2015 के बीच में जो भी ग्रॉस वैल्यू एडेड है एग्रीकल्चर का, जो भी यहाँ पे ग्रोथ है, वो यहाँ पे 1% कम हो गई। तब यहाँ पे जो यहाँ पे किसान यहाँ बोल रहा है कि 1991 के बाद सरकार ने हमें पैसा ही नहीं दिया, एग्रीकल्चर के ऊपर पैसा ही नहीं दिया। यानी कि जब यहाँ पे 1991 में एलपीजी का रिफॉर्म हुआ था, तब यहाँ पे गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस की इंडस्ट्री डेवलपमेंट के ऊपर और यहाँ पे देखिए सर्विस सेक्टर के ऊपर, लेकिन एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या फिर फोकस नहीं किया। इसीलिए एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा गिर गया, डिक्लाइन कर गया। गांधी जी बोलते थे कि अगर आपको देश का या फिर डेवलपमेंट करना है, एक रियल प्रोग्रेस बताना है कि आपका देश डेवलप हो चुका है, तब आपको इंडस्ट्री के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, सर्विस सेक्टर के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा फोकस करना चाहिए एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि इकोनॉमिक का डेवलपमेंट कब होगा? सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए प्राइमरी सेक्टर के ऊपर, जिसमें आता है एग्रीकल्चर। उसके बाद
आपका होता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें आपका आता है इंडस्ट्री, और उसके बाद आपका होता है टर्सरी सेक्टर, जिसमें आता है सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर से कच्चा माल जाएगा इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में बन करके ये जाता है टर्सरी सेक्टर में। अगर हम लोग देखें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, तो सबसे ज़्यादा होता है टर्सरी सेक्टर में, यानी कि सर्विस सेक्टर में। यानी कि सर्विस सेक्टर में जीडीपी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। ये आपका हो गया इस तरीके से। एग्रीकल्चर से ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री सेक्टर में, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में, और सबसे ज़्यादा होता है टर्सरी सेक्टर में। तो आपको अगर डेवलपमेंट करना है इकोनॉमिक का, तो आपको सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, और उसके बाद टर्सरी सेक्टर। यानी कि बढ़ते हुए क्रम में चलना पड़ेगा, तभी इकोनॉमिक का डेवलपमेंट लॉन्ग पीरियड तक होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए अगला आपका है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी लेकर आई और क्या क्या प्रोग्राम लेके आई। देखिए पहला आपका है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और दूसरा आपका है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और तीसरा आपका है परंपरागत कृषि विकास योजना, चौथा आपका है रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, पांचवा आपका है नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेन फेड एरियाज, और छठवां आपका है नेशनल मिशन फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि सतत एग्रीकल्चर, NMSA। अब यहाँ देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो आप लिखेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यह जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का योजना है या फिर स्कीम है या फिर प्रोग्राम है। तो आप लिखेंगे 2016 में लॉन्च हुआ था, किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इसके अंडर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च किया गया था। दो स्कीम को मर्ज करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च हुई थी। पहला आपका है NAIS और दूसरा आपका है MNAIS, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, और दूसरा आपका है मॉडिफाई नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। अगला पॉइंट आप लिखेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यह जो है क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। यानी कि अगर यहाँ पे प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कोई यहाँ पे पेस्टिसाइड लग जाते हैं, कोई यहाँ पे बीमारी आ जाती है, तो उसके कारण अगर यहाँ पे फसल खराब होती है, तब सरकार यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। यानी कि जब यहाँ फार्मर है, उस फार्मर को पैसा दिया जाता है। तो आप लिखेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च हुई थी खरीफ सीजन के टाइम, और इसका थीम क्या था, वन नेशन वन स्कीम। यानी कि जब यहाँ पे कई सारी स्कीम मर्ज हो जाती हैं, तो ऐसे स्कीम को बोलते हैं वन नेशन, एक राष्ट्र एक स्कीम। अब यहाँ देखिए यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इसके मिनिस्ट्री के अंदर यहाँ पे आती है। और यहाँ देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई सारे अनाज को यहाँ पे शामिल कर लिया गया है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि आपको 5 से 7 साल का डेटा दिखाना पड़ता है। यानी कि आप एक पर्टिकुलर एरियाज में 5 से 7 साल तक उस क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, तब यहाँ पे आप जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इंटरफेयर कर सकते हैं या फिर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि आपको 5 से 7 साल के डेटा को नोटिफाई करना पड़ता है, किसके बारे में, क्रॉप के बारे में, कि आप एक पर्टिकुलर रीजन में वो क्रॉप बो रहे हो या फिर ग्रो कर रहे हो। ठीक, अब यहाँ देखिए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें आपका आ गया फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड, और यहाँ पे कमर्शियल, और यहाँ पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप, राजमा हो गया, कॉटन हो गया, शुगर कैन हो गया, ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आ जाती हैं। अब यहाँ देखिए अगर आप इंश्योरेंस लेते हो, चाहे क्रॉप का हो चाहे किसी का भी हो, तब आपको प्रीमियम भरना पड़ता है। अब यहाँ देखिए प्रीमियम क्या होता है, इंश्योरेंस लेने के लिए जो अमाउंट आप पेड करते हो या फिर चार्ज करते हो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उसे बोलते हैं प्रीमियम। यानी कि जब भी आपका कोई भी चीज़ लॉस्ट हो जाता है, क्रॉप आपका लॉस्ट हो जाता है, तो उसके बदले में सरकार आपको पैसा देती है, तो इसके लिए आपको प्रीमियम भरना पड़ता है। अब यहाँ देखिए तो आपको खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम देना पड़ेगा।
1.5% राबी क्रॉप के लिए, 5% एनुअल कमर्शियल या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए प्रीमियम देना पड़ेगा। और ये आपका हो गया एलिजिबिलिटी, जिसमें आपको 5 से 7 साल का डेटा दिखाना पड़ता है। और ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव, यानी कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, पेस्ट हो गया और यहाँ पे कोई बीमारी आ गई, तब यहाँ पे गवर्नमेंट इसकी भरपाई करती है बाय प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस। और यहाँ देखिए इसका यहाँ पे अगला ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर को ज़्यादा यहाँ पे इनकम दिया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खेती करे, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग करे। और यहाँ पे अगला लिखेंगे ऑब्जेक्टिव कि यहाँ पे फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है, इनकरेज किया जाता है, ताकि यहाँ पे किसान मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे, एक नए नए तकनीकों को अडॉप्ट करे एग्रीकल्चर फील्ड में। ठीक। और यहाँ पे अगला इसका ऑब्जेक्टिव है कि एग्रीकल्चर फील्ड में, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है, पैसा दिया जाता है, ताकि यहाँ पे फार्मर अच्छे से खेती करे, अच्छे से प्रोडक्शन करे और नए नए तकनीकों को यूज करे क्रॉप के लिए और यहाँ पे मशीनरी में। तो ये आपका हो गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब यहाँ पे अगला योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था और यह भी एक प्रकार का सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि इसके पहले भी कई सारी स्कीम आई थी सिंचाई के ऊपर, तो उन सभी स्कीम को मर्ज करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लॉन्च किया गया। अब यहाँ देखिए इसका एम क्या है, हर खेत को पानी पहुँचाना, यानी कि इसके पहले जो भी इरिगेशन स्कीम आई थी उससे क्या हुआ, पहले हम लोग 48% यानी कि 141 मिलियन हेक्टेयर पे केवल हम लोग 48% एरिया पे इरिगेशन कर सकते थे। इसके पहले जो भी स्कीम आई उसकी सहायता से 1% बढ़ गया, यानी कि 49% एरिया पे हम लोग इरिगेशन कर सकते हैं, यानी कि 51% एरिया अभी भी बाकी है जिस पे इरिगेशन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए स्कीम लाया गया जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और इसीलिए इसका एम क्या है कि हर खेत को पानी पहुंचाना। और इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट है जो भी वाटर का वास्ट हो रहा है उसको कम करना है और इरिगेशन इफिशियंसी को इन्हेंस करना है, इंक्रीज करना है। यानी कि पहले क्या होता था, पहले होता था माइक्रो इरिगेशन, इसमें आता है सरफेस इरिगेशन या फिर एक छोटा सा नहर बना करके इरिगेशन किया जाता था। तब इससे क्या होता था कि वाटर का वेस्टेज यानी कि पानी का खपत बहुत ही ज़्यादा होता था, इरिगेशन इफिशियंसी बहुत ही कम थी। तब यहाँ पे इरिगेशन इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए, वाटर वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए एक स्कीम लाया गया जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो यहाँ पे वही सारा चीज़ लिखा गया है जो मैंने बोला। अब यहाँ देखिए माइक्रो इरिगेशन यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि यहाँ पे बूंद के रूप में इरिगेशन होती है ताकि यहाँ पे वाटर का वेस्टेज ना हो, पानी का खपत कम हो और इरिगेशन इफिशियंसी को इन्हेंस किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। अब लिखेंगे इस स्कीम में सेंटर का और स्टेट का फंड का यहाँ पे शेयर है। सेंटर यहाँ पे 75% शेयर करती है और स्टेट जो है 25% शेयर करती है। तो आप लिखेंगे सेंटर और यहाँ पे स्टेट, इन दोनों का जो भी फंड का शेयरिंग होता है वो होता है 75:25। और अगर जो है पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ी इलाका में सेंटर जो है 90% शेयर करती है और स्टेट जो है केवल 10% शेयर करती है। तो ये आपका हो गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना यानी कि PKVY। तो परंपरागत कृषि विकास योजना को 15 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जैविक खेती को बढ़ावा देना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक प्रकार का नेचुरल फार्मिंग है, यानी कि इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया खाद
ये सब चीज़ें नहीं डाली जाती हैं, नहीं यूज किया जाता है, तो ऐसे खेती को बोलते हैं जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। और जब यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं डाला जाएगा, केमिकल चीज़ें नहीं डाली जाएंगी, यानी कि ये आपका होगा सतत कृषि। लेकिन अगर हम लोग बात करें इन ऑर्गेनिक फार्मिंग अजैविक खेती, तो इसमें जो है यूरिया और यहाँ पे जो भी केमिकल होती है, फर्टिलाइजर होता है, ये सारी चीज़ें इन ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज किया जाता है। तब एक समय ऐसा आएगा कि इन ऑर्गेनिक फार्मिंग को बंद करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो ये आपका है परंपरागत कृषि विकास योजना। यह आता है SHM प्रोग्राम के अंदर, यानी कि इट इज पार्ट ऑफ द नेशनल मिशन ऑफ द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब यहाँ देखिए परंपरागत कृषि विकास योजना, इसकी जो खेती होती है एक क्लस्टर के रूप में इसका खेती किया जाता है, यानी कि एक ग्रुप बना करके फार्मिंग की जाती है। तो आप लिखेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना में, इसमें क्या होता है, अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो इसमें जो है कम से कम 50 फार्मर होते हैं, 50 फार्मर या फिर 50 से ज़्यादा फार्मर की एक ग्रुप होती है, और इसके लिए 50 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। तभी परंपरागत कृषि विकास योजना में या फिर स्कीम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ देखिए कंपोनेंट ऑफ दिस स्कीम, पहला आपका है मॉडर्न ऑर्गेनिक क्लस्टर डिमॉन्स्ट्रेशन, और यहाँ पे मॉडल ऑर्गेनिक फॉर्म, और यहाँ देखिए इसके बाद आपका है परंपरागत, जिसकी खेती की जाती है एक ग्रुप बना करके। अब यहाँ देखिए सेंटर और यहाँ पे स्टेट का शेयर है 60, यानी कि 60:40, 60:40। सेंटर जो है यहाँ पे अपना शेयर करता है 60% और यहाँ पे स्टेट करता है 40%। और यहाँ देखिए अगर पहाड़ी इलाका है, यानी कि इस टाइप में यहाँ का जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, जो भी यहाँ पे हिमालयन स्टेट है, वहाँ पे सेंटर का जो भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वह देता है 90% शेयर और स्टेट देता है 10% शेयर। तो पहाड़ी इलाका में 90:10 सेंटर और यहाँ पे स्टेट का शेयर है फंड का। अब यहाँ देखिए सबसे पहला राज्य सिक्किम बन चुका है ऑर्गेनिक स्टेट, लेकिन अगर हम लोग देखें एरिया वाइज तो मध्य प्रदेश इसने सबसे पहले ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया है। यानी कि अगर हम लोग देखें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लिस्ट में तो सबसे पहला रैंक आता है मध्य प्रदेश का। ठीक, तो ये आपका है परंपरागत कृषि विकास योजना, जो कि 15 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सोशल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम चलाया, क्या क्या प्रोग्राम चलाया, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखेंगे सबसे पहला स्कीम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और तीसरा है अटल पेंशन योजना। अब यहाँ देखिए पहला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यह एक प्रकार का एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है, यानी कि अगर यहाँ पे व्यक्ति का डेथ एक्सीडेंट के द्वारा होता है तब उस व्यक्ति के फैमिली को पैसा दिया जाता है। और यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिखेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में यहाँ पे डिसेबिलिटी का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि अगर एक्सीडेंट होता है, एक आंख चला गया या फिर एक पैर चला गया, तब भी पैसा दिया जाता है, और उसके लिए आपको एक साल के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है। देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपका एज होना चाहिए 18 से लेकर के 70 साल के बीच में, और आपका किसी भी बैंक में अकाउंट होना चाहिए, चाहे पोस्ट ऑफिस हो या फिर कोई भी बैंक हो। अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है, लेकिन आप केवल एक ही बैंक अकाउंट से उस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हो। और यहाँ देखिए 1 जून से लेकर के 31 मई के बीच में आपको प्रीमियम देना पड़ता है। कितना रुपया? 20 रुपया देना पड़ता है पर मेंबर के हिसाब से, यानी कि अगर आपके घर में 5 मेंबर हैं तो आपको 20 × 5 यानी कि 100 रुपया देना पड़ेगा।
1 जून और यहाँ पे 31 मई, इसके बीच में आपको प्रीमियम देना होता है। अब यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका टर्मिनेशन क्या है, कब ये खत्म होता है। अब यहाँ देखिए, अगर आपका एज 70 साल से ऊपर हो जाता है तब ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर आपका बैंक क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, तब भी यह स्कीम ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। अब यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बेनिफिट क्या है। अगर आपके एक्सीडेंट के द्वारा डेथ होगी तो आपको यहाँ पे 2 लाख रुपया मिलेगा, 2 लाख। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर यहाँ पे व्यक्ति का एक आँख या फिर एक पैर, एक हाथ यहाँ पे चला जाता है तब उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन अगर दोनों आँख, दोनों पैर या फिर दोनों हाथ चला जाएगा तब यहाँ पे उसको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगला योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें क्या होता है, अगर व्यक्ति का किसी भी कारण से मृत्यु हो जाता है तो उस व्यक्ति की फैमिली को 2 लाख रुपया दिया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में यहाँ पे डिसएबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अब यहाँ देखिए, इस योजना में पार्टिसिपेट लेने के लिए या फिर इस योजना का बेनिफिट लेने के लिए आपके पास किसी बैंक अकाउंट का या फिर बैंक हो या फिर पोस्ट ऑफिस का आपके पास अकाउंट होना चाहिए। यानी कि किसी भी बैंक का आपके पास अकाउंट होना चाहिए और आपका एज 18 साल से लेकर के 50 साल के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, प्रत्येक साल आपको 436 रुपया प्रीमियम करना पड़ेगा पर मेंबर के हिसाब से। यानी कि हर साल आपको 436 रुपया प्रीमियम देना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, इसका टाइम पीरियड है 1 जून से लेकर के 31 मई तक। अब यहाँ देखिए, अगर आपका एज 55 साल हो जाता है या फिर इसके ऊपर हो जाता है तब यहाँ पे यह स्कीम ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है, या फिर अगर आपका बैंक अकाउंट क्लोज हो जाता है तब भी यह स्कीम ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है। तो यह आपका हो गया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना क्या होता है। तो आप लिखेंगे अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को स्वावलंबन स्कीम को रिप्लेस करके अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को क्रिएट करना सभी इंडियंस के लिए। अब यहाँ देखिए, इसको जो है एडमिनिस्ट्रेट करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड दी डेवलपमेंट अथॉरिटी। किसके द्वारा? NPS के द्वारा, यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम। तो आप लिखेंगे अगला पॉइंट, अटल पेंशन योजना एक पेंशन स्कीम होता है, एक पेंशन स्कीम होता है जिसमें आप कुछ रुपया कंट्रीब्यूट करते हो या फिर प्रीमियम देते हो, और जब आप 60 साल के हो जाओगे तब आपको 1000 से लेकर के 5000 के बीच में आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है एक पेंशन के रूप में। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि अटल पेंशन योजना का एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है। तो आप लिखेंगे 18 साल से लेकर के 40 साल के बीच में, इसी एज के बीच में आप पैसा का कंट्रीब्यूशन दोगे, कुछ पैसा दोगे प्रीमियम के रूप में, और जब आप 60 साल के हो जाओगे तब जो है आपको पेंशन के रूप में 1000 से लेकर के 5000 के रूप में, 1000 से लेकर के 5000 के बीच में आपको पेंशन के रूप में पैसा मिलना शुरू हो जाता है, जब तक कि आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है। यानी कि लाइफ टाइम तक पैसा दिया जाता है एक पेंशन के रूप में, ठीक। और आपको पेंशन दिया जाता है, यह जो है डिपेंडेंट करता है आपके कंट्रीब्यूशन के ऊपर, यानी कि आप किस एज में प्रीमियम देना शुरू किए हो, उसी हिसाब से आपको जब आप 60 साल के हो जाते हो तब आपको पैसा दिया जाता है। तो ये आपका है अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था स्वावलंबन स्कीम को रिमूव करके या फिर रिप्लेस करके। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है मनरेगा क्या होता है, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट क्या होता है। अप्रैल 2008 के पहले इसका नाम था नरेगा, यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था। अप्रैल 2008 के बाद इसका नाम हो गया मनरेगा। अब लिखेंगे मनरेगा जो है दुनिया का सबसे बड़ा गारंटी प्रोग्राम है, किसके लिए?
काम करने के लिए। तो आप लिखेंगे मनरेगा इज दी वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। और यह जो है 2005 को लॉन्च हुआ था। किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। इसका एम क्या होता है? 100 दिन का रोजगार देना। रूरल हाउस होल्ड का जो भी एडल्ट मेंबर होता है, जो भी अनस्किल्ड मेंबर होता है, वो जाता है पंचायती राज सिस्टम के पास और यहाँ पे 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाता है और उसके बाद इसको काम करने के लिए अप्लाई मिल जाता है या फिर परमिशन मिल जाता है। ठीक। 2022-2023 में इसके सर्वे में पाया गया कि मनरेगा में 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर हैं, यानी कि काम कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए इसका एम क्या है कि जो भी बीपीएल के अंदर आते हैं, गरीबी रेखा के अंदर आते हैं, उनको बाहर निकालना है। और आप लिखेंगे परचेजिंग पावर को इन्हेंस करना है और जो है वर्कर को, गरीब लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट दिलवाना है ताकि किसी के सामने भीख मांग के पैसा ना खाएं, कमा के खाएं। अगला पॉइंट आप लिखेंगे गरीब लोगों को डिग्निटी प्रोवाइड करना है, एक गरिमामयी प्रोवाइड करना है। ठीक। अब यहाँ देखिए 1/3%, 1/3 सीट किसके लिए है? वुमेन के लिए है। 1/3% सीट वुमेन कैंडिडेट के लिए है। और यहाँ पे एक एक्ट आता है मिनिमम वेज एक्ट 1948। इसके अंडर में यहाँ पे मिनिमम वेज यानी कि न्यूनतम वेतन दिया जाता है। ठीक। और यहाँ देखिए जो बताया वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि 15 दिन के अंदर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अब यहाँ देखिए मनरेगा जो है एक डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है, यानी कि सारा जिम्मेदारी दिया जाता है पंचायती राज संस्था को। अब यहाँ देखिए मनरेगा कैसे इंप्लीमेंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देता है स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि एक देश के अंदर क्या होता है? स्टेट होता है, और स्टेट के अंदर क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट होता है, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है? ब्लॉक होता है, और ब्लॉक के अंदर क्या होता है? वार्ड होता है। तो सेंटर देता है फंड स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट से फंड जाता है डिस्ट्रिक्ट को, और इसको पूरा बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर वार्ड, इसे बोलते हैं म्यूनिसिपल पॉलिटी और यहाँ पे पंचायती इंस्टीट्यूशन। तो सेंटर पैसा भेजा स्टेट गवर्नमेंट को और यहाँ से पैसा गया यहाँ पे, और सारा जिम्मेदारी पंचायती राज संस्था को सौंप दी जाती है। और यहाँ पे जिसको काम करना रहेगा मनरेगा में, वह जो है 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और तभी काम कर सकते हैं। तो इसीलिए यह एक डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है। ठीक। अब यहाँ देखिए इसका एम क्या है। देखिए नो पॉवर्टी, कोई भी गरीबी ना हो, भूखमरी ना हो, जीरो हंगर। और यहाँ देखिए यहाँ पे आपका है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, स्वास्थ्य अच्छा रहे, पैसा होगा, अपना दवा लोग सही से करवाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर में इक्वलिटी है। देखिए और यहाँ पे डिसेंट वर्क हो रहा है और यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे इंडस्ट्री इनोवेशन और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा? क्योंकि मनरेगा में क्या होता है? रोड के लिए काम करवाया जाता है, बिल्डिंग के लिए, और जो आपका डैम होता है उस डैम को चेक करने के लिए, यानी कि पानी सही से बह रहा है या फिर नहीं हो रहा है, वाटर फ्लो सही से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, उसके लिए काम किया जाता है। और जो भी तालाब होता है उसको रिस्टोर करने के लिए काम किया जाता है मनरेगा में, आंगनवाड़ी के लिए काम किया जाता है, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए काम किया जाता है। तो इन सभी के लिए मनरेगा में काम किया जाता है। तो ये आपका हो गया मनरेगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है जवाहर रोजगार योजना क्या होती है। तो आप लिखेंगे जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 को लॉन्च किया गया था, यानी कि जब 7वां पंचवर्षीय योजना चल रहा था तो उसी टाइम जवाहर रोजगार योजना लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? उस टाइम के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 7वें पंचवर्षीय योजना में 1 अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना लॉन्च किया गया था। अब यहाँ देखिए जवाहर रोजगार योजना में यहाँ पे 2 स्कीम या फिर 2 प्रोग्राम को मर्ज किया गया है। पहला आपका है नेशनल
रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और दूसरा है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। अब यहाँ देखिए, जवाहर रोजगार योजना में सेंटर का शेयर कितना है 80% और स्टेट का शेयर कितना है 20%, यानी कि इन दोनों का जो फंड शेयर का रेशियो है वो है 80:20, यानी कि 80% होता है सेंटर का और 20% होता है स्टेट का। अब यहाँ देखिए, जवाहर रोजगार योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है जॉब प्रोवाइड करना, जॉब प्रोवाइड करना। ठीक, तो आज आपका पूरा रूरल डेवलपमेंट यूनिट 1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही।